हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसा वो शुरू कर रही हूँ, अपना एक ऐसा बैच शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं आप सबको सुपर टेट KVS DSSB से रिलेटेड जो भी हिंदी का वर्क होगा या जो भी हिंदी के क्वेश्चंस होंगे हिंदी के बारे में मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं तो उन्हें हिंदी के लिए परेशानी हो रही है। तो मैंने इसलिए ये बैच स्टार्ट किया है। ये सभी को बेनिफिट है इसमें, जो CTET वाले हों या फिर UP टेट, सुपर टेट, जो बड़े से बड़ा टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो है ही हेल्पफुल, बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, क्योंकि हिंदी तो हर किसी में एक जैसे ही आती है। तो आज मैं उसी को स्टार्ट कर रही हूँ आपको। और ये देखिए, जैसे कि हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें हैं हमें पढ़ने के लिए, अगर हम डीपली हिंदी में जाएं तो, क्योंकि ये आपको जिसका हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए तो बेनिफिट रहेगा ही, उसको भी बेनिफिट है। एंड जो एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जब हम सुपर टेट वगैरह देते हैं तो उसमें हिंदी काफ़ी अच्छी पूछी जाती है, हमसे काफ़ी नॉलेजेबल पूछी जाती है, तो इसलिए ये उसी के लिए भी बेनिफिशियल है। तो चलिए आज देखते हैं हम। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ये इंडेक्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, हिंदी फर्स्ट हमारा वो रहेगा, हिंदी भाषा का इतिहास है, मुख्य तथ्य। देन वन उच्चारण है। थर्ड पे आशा शब्द भेद आ जाते हैं, रायवाची, विलोम शब्द, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हिंदी में पढ़ने के लिए हैं। तो इसलिए मैं एक एक चैप्टर वाइज आपको ये करवाती जाऊँगी, और कुछ बीच बीच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूँगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आप सबके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य, कि हिंदी का क्या इतिहास रहा है, वो कहाँ से जन्म उत्पत्ति हुई है हिंदी की, ये सब चीज़ें हम आज के इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो होगा, वैसे पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ कॉपी पेंसिल लेके बैठा कीजिए और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊँगी। ओके, और अगर आपको पूरा रीड करना है PDF तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो उससे भी जुड़ जाएँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ने लायक हो, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। देन आपका आता है हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। तो इसमें ये देखिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। कि जो आर्य भाषा का जो काल था वो कितना माना गया है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। तो आपका क्या मेन पॉइंट निकल के आता है इसमें, कि जो आर्य भाषा का काल जो है 1500 ईस्वी में, तो उसके अवधि में सबसे मेन भाषा जो निकल के आती थी वो आती थी संस्कृत। संस्कृत की बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। और संस्कृत के भाषा के भी दो रूप हैं। कौन कौन से वो दो रूप हैं, वैदिक एंड लौकिक। संस्कृत भाषा भी दो उसमें डिवाइडेड है, वैदिक और लौकिक संस्कृत में। और संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। मतलब फिर क्या हुआ, वो चेंज होके, मतलब जैसे जैसे युग बढ़ते गए तो वो चेंज होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इस समय 500 ईसा पूर्व से ये पहली ईस्वी तक है। मतलब जो पाली भाषा थी वो आपको 500 ईसा पूर्व से पहली ईसा पूर्व तक रही, ठीक है। पाली का मानव रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। तो जो आप बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर उसमें पाली में लिखे गए हैं, ठीक है। फिर कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल की भाषा विकसित हुई और प्राकृत के रूप में आई। तो पहले क्या हुआ, वो कैसे पहले विकसित कैसे हुई, पाली में। फिर वो किस उसमें आई, किस में चेंज हो गई, प्राकृत में चेंज हो गई। तो इस अवधि में शोरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी व अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हुई। तो जो ये युग था कालांतर, ये वाला जो युग था, ये जो बता रहे हैं, इसमें ये वाली जो अवधियाँ थी ये मतलब ये आई। बट आपको ये सब कुछ याद लर्न नहीं करना, इसमें कुछ भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेनली जो लर्न करना है वो है ये हिंदी का विकास क्रम। तो ये विकास क्रम जो है ये पूछ लिया जाता है। तो ये विकास क्रम आपको ये पूरा, जैसे भी ये डायग्राम है या फ्लो चार्ट है, इस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा। कि पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर हमने पढ़ा प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश, फिर अपहर, हिंदी। और संस्कृत में भी जो दो भाषा आपको ऊपर बताई थी, वैदिक लौकिक,
तो मतलब समझ लीजिए आपका ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो जैसा आपको पता चल गया है कि ये जो पाली वाला मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो पाली है ये 500 ईस्वा पूर्व से पहली ईस्वा पूर्व तक थी, ठीक है। देन ये अर्धमार्गी जो अपभ्रंश आता है, ये जो अपभ्रंश वाला है, इसका ये देखिए अपभ्रंश का समय 500 ईस्वा पूर्व से 1000 ईस्वा तक माना गया है, ठीक है। फिर अपभ्रंश का पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। अपभ्रंश का जो बीच का समय था उसको संक्रांति काल भी कहा जाता है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज की पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये यूपी टेट और सुपर टेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी के राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ये पूछा है। तो इसमें पूछ लेंगे कि पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कौन था, इसको मैं बोल रही हूँ, इस लाइन को मैं या फिर ये पूछ लेंगे चंद्रदास शर्मा गुलेरी राजा को क्या मतलब किस उसका कवि माना जाता है, हिंदी का कवि, प्रथम हिंदी कवि माना जाता है इन्हें, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इनका नाम याद कर लीजिएगा। फिर आता है अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्रकर्ताभास तथा चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। तो अपभ्रंश को किसने क्या बोला, ये अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्रकर्ताभास, ठीक है, और चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो आप कहेंगे चंद्रदास शर्मा ने। और अगर आपको रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे प्रकर्ताभास ने, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हिंदी यूपी टेट और सुपर टेट में इस तरीके बहुत आते हैं। और क्योंकि आपका सुपर टेट और जो मैंने आपको बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी, और जो अब ये बता तो रहे हैं 4000 भर्तियाँ आनी है यूपी में, बट अब पता नहीं कब आएंगी, बट फिर भी उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। देन फिर आपका आता है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट के नाम से जानी जाती है। अवहट में विद्यापति ने कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका की रचना की थी। तो ये जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किसने की, तो विद्यापति ने की, ठीक है। दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। तो किसका छंद है दोहा, मूलतः अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का छंद है, ओके। देन हम आते हैं खड़ी बोली हिंदी विकास पर। ये देखिए अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय अर्थ आर्य भाषाओं का विकास, मतलब अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कैसे कैसे विकास हुआ, तो इसमें लिखा हुआ वही सोरसेनी अपभ्रंश, वैशाखी अपभ्रंश। तो ये आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका इम्पोर्टेंट आता है खड़ी बोली हिंदी का विकास, जो जो ये युग आते हैं, भारतेंदु से पहला वाला युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, बहुत सारे युग हैं, छायावाद युग, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए भारतेंदु युग, भारतेंदु युग शुद्ध खड़ी बोली के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसूद राज की रचनाओं में मिलते हैं। तो ये वाला जो है कि ये इसमें क्या होता है कि जो शुद्ध खड़ी बोली जो बोली जाती थी वो किसके उसमें मिलते हैं, किसकी जो रचनाओं में मिलते हैं, तो वो हमीर खुसरो और बंदा नवाज की रचनाओं में मिलते हैं, ठीक है। देन आता है हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय की 3 कालों में विभाजित किया है। तो वो कौन कौन से 3 काल है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब आदिकाल में भी 1000 से 1400 ईस्वी तक, मध्यकाल 1400 से 1800 और आधुनिक काल 1800 से अब तक, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है आदिकाल कब से है, आदिकाल मध्यकाल कहाँ, तो क्या क्या टाइमिंग है, आधुनिक काल की क्या टाइमिंग है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा हिंदी के विकास में किस कॉलेज का योगदान रहा है, तो फोर्ट विलियम, ये कहाँ पर है क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप बताएंगे कलकत्ता में है, ठीक है। देन आता है इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की भी रचना की। तो क्या है कि भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिए किया था, और क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने किसकी रचना की, व्याकरण और शब्दकोश की। शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी की। देन गिलक्राइस्ट की देख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है।
ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप पढ़ेंगे तो देन ये आता है आपका ईशा अल्लाह ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा से लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये रानी केतकी की कहानी के बारे में पूछ लेंगे, या फिर रचनाएं प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है, किनकी? लल्लू लाल की प्रेम सागर प्रसिद्ध कृति है। सदल मिश्र ने नासिक के तपाख्यान और आध्यात्मरण और आरामचित्र की रचना की। सदा सुख लाल ने अपने सहयोगी की तुलना में कुछ कम लिखा। सुख सागर उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो ये इतना नहीं आएगा। देखिए, आपको मेन पूछा जाएगा, युग के बारे में पूछ लिया जाएगा, आदिकाल मध्यकाल इन सब के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इनकी डेट पूछ ली जाएगी, साल कि किस ईयर में ये आया था। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, देन आपका आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग इसका क्या है कि आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। भारतेंदु को क्या माना जाता है? आधुनिकता का प्रवर्तक और साहित्यकार। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सर्जन किया। 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि भारतेंदु युग की अवधि कहलाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसकी अवधि बताओ, तो ये होगा। ठीक है, देन भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। मतलब उनके बीच का मार्ग निकाला इन्होंने। और अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो योगदान है वो हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी 1874 पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्टि है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन कब लिखी गई, हरिश्चंद्र चंद्रिका कब लिखी गई, या फिर इनकी रचनाओं को दे दिया जाएगा किसने लिखा, ये सब पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। क्या है? नवजागरण। तो मूल स्वर पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आप बताएंगे नवजागरण है। हिंदी के विकास में इम्पॉर्टेंट पढ़िएगा, क्योंकि ये नहीं है कि हमें पूरा रीड करना है, हमें उसमें ये छांटना है कि इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। ठीक है, कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर ये क्या आता है? हिंदी के विकास में काशी नगरी प्रचारणी सभा 1893 और इंडिका प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर ये नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा में इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशन हुआ। ये सरस्वती पत्रिका ज़्यादा पूछी जाती है, किसने करी प्रकाश और कौन से युग में हुई? तो भारतेंदु युग में हुई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। फिर आ गया आपका द्विवेदी युग। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त थे। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया। ठीक है, देन ये है वर्ष 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। तो द्विवेदी युग का ये स्ट्रक्चर बताया, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, इन्हें पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रमुख कवि दे दिए जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के कौन है या भारतेंदु युग के कौन है। ठीक है, देन ये आता है छायावाद युग। छायावाद युग का वर्ष 1918 से 1936 को हिंदी साहित्य भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों की सरस बनाया, तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले। तो ये जो जितने कवि हैं ये छायावाद के कवि हैं जिनका नाम लिया गया है। ठीक है, फिर छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सुभद्रा, कुछ ये सब इनके प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि आपको इस तरीके से पढ़ना है या फिर मैं आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मेन हाईलाइट करके या फिर फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको बताऊं। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा आइडिया दीजिएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। इसी तरीके से PDF के फॉर्म में पढ़ना है या फिर आपको PPT प्रोवाइड करूं। जिस तरीके का आपका मेरा रिस्पॉन्स रहेगा मैं उसी तरीके की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगी। देखिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका जितना मेरे से कम्युनिकेशन होगा, आप जिस तरीके से मुझे बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद आ रहा है, तो मैं उसी तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। इसलिए मैंने टॉपिक भी चेंज किया है कि हो सकता है आपको ये टॉपिक पसंद आए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ बताइएगा, या फिर हिंदी में आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।